तो आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी में। आज हम बताएंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। तो ये पेपर हमने खुद ने बनाया है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं आता पेपर में इसमें से एक भी क्वेश्चन तो हम चैनल डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम पहला पॉइंट है भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। तो हम भाषा से अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी को हम अपनी भाषा समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको। पॉइंट 2, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। पॉइंट 3, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये सभी को पता है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पॉइंट 4, हमारी भाषा हिंदी है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी होगी ना। पॉइंट 5, भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। जिससे हमें किसी को भाषा अपनी समझानी हो, किसी को लैंग्वेज अपनी समझानी हो तो हम दोनों तरीके से समझा सकते हैं, बोल के भी और लिख के भी। पॉइंट 6, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्ण कौन कौन से होते हैं ये मेरे को कमेंट में आप ज़रूर बताना कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और नहीं पता हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पॉइंट 7, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। क्षेत्रीय रूप यानी जैसे जैसे जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसी को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जाता है। 8वां पॉइंट, प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है। पॉइंट 9, बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। यानी हम किसी को अपनी लैंग्वेज समझाने का ट्राई कर रहे हैं तो उसको हम बोल के समझा सकते हैं और वो सामने वाला हमारी उस चीज़ को समझता है, सुनता है, जिससे हम उसको समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको। पॉइंट नंबर 10, मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। यानी हम किसी को अपनी बात को समझाने के लिए अपने मन के विचार उसके सामने रखते हैं, जिससे के थ्रू हम उस व्यक्ति को या उस इंसान को हम समझा सकते हैं कि हम उसको क्या बताना चाह रहे हैं। पॉइंट 11, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं 22 हैं। भारत के अंदर जितने भी संविधान हैं उनमें से केवल 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है अभी तक। पॉइंट 12, लिखने की विधि को लिपि कहलाती है। जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उसी चीज़ को हम लिपि कहते हैं। निम्न में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 13वां हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस से हुई है। नेक्स्ट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा तो जाता है पर ज़्यादातर नहीं पूछ सकते, नहीं पूछा जाता। बघेली किस प्रदेश की बोली है। बघेली मध्य प्रदेश की बोली है। मध्य प्रदेश की जो बोली है वो बघेली है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारी बोली राजस्थानी है, मारवाड़ी है, क्योंकि हम मेवाड़ी रह चुके हैं इसलिए। नेक्स्ट है, हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी के क्षेत्र को पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है। हमारी हिंदी की जो बोली है उसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है, पश्चिमी और पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, बोली किसकी इकाई है। बोली भाषा की छोटी इकाई है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोली कौन सी इकाई है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग शिलालेख में हुआ, मतलब जय भट्ट के शिलालेख में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चंस में कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था।
तो उसका प्रयोग हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट है भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा है व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। जिसको हम सही तरीके से शुद्ध शब्दों में या सार्थक शब्दों में किसी को समझा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने रूप में है? तो भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। भाषा को हम दो रूप में समझा सकते हैं, बोल के भी और लिख के भी। विभाषा से क्या आशय है? तो प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है उसे विभाषा कहते हैं। तो प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हम अलग अलग प्रांत में रहते हैं तो उस हिसाब से हमारे अलग अलग बोली होती है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है और मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है तथा भोजपुरी, राजस्थानी आदि है। तो जैसे जिस हिसाब से जहाँ लोग रहते हैं उधर उसी हिसाब से उनकी बोली बोली जाती है। इसे ही विभाषा बोला जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि किसे कहते हैं? तो हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। हम किसी को समझाने के लिए ज़ोर से बोलते हैं जिससे हम उसको बता सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जिससे साउंड निकलता है अपने मुंह से, तो उसी को ध्वनि कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से क्लियरली वर्ड से हम उसको समझा पाएँ। नेक्स्ट है प्रतिभा ने प्रत्येक पुस्तक खरीदी। वाक्य में रेखांकित प्रतिभा ने पुस्तक खरीदी, वाक्य में रेखांकित भाग का रूप बताइए। तो प्रतिभा ने पद है, ये एक पद है। प्रतिभा ने ये एक पद है। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है। यानी व्याकरण का हम कह सकते हैं कि हम किसी को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने में ज्ञान करवाते हैं या उसको व्याकरण कहते हैं। जिससे भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है कि बोली शुद्ध है या सार्थक है, उसका रूप या स्वरूप निर्धारण व्याकरण करता है। नेक्स्ट है लिपि की परिभाषा लिखिए। तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यानी जो लिखने में ध्वनि उत्पन्न होती है उसको लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं का नामोल्लेखन कीजिए। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में 6 भाषाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं के नाम बताइए। तो 6 भाषाएं हैं, याद रखना। और कोंकणी कौन सी भाषा है, कहाँ की भाषा है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। नेक्स्ट है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उसको हम सही या स्पष्ट रूप से हम उसको बता सकते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे ए प्लस मैं प्लस रे बराबर अमर, जिसको हम सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो ये मैंने अभी तक 2 बार पहले भी बता चुकी हूँ कि व्याकरण जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। नेक्स्ट है लिखित भाषा से क्या आशय है? लिखित भाषा जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिख कर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि किसी ध्वनि संकेत, किसी ध्वनि या साउंड को हम किसी चिन्ह के द्वारा लिख कर, यानी जब हम लिखते हैं उसको किसी चिन्ह के द्वारा
चिन्हों के द्वारा हम लिख के उसको अंकित करते हैं तो उसे लिखित भाषा हम कहते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंधित है? तो भारोपीय परिवार से संबंधित है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे इसी चीज़ के बारे में बात करी थी कि हिंदी के जो परिवार की भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस परिवार से संबंधित है? भारोपीय परिवार से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? जब स्वर और व्यंजन का संयोग होता है। जब स्वर और व्यंजन साथ में होते हैं तब देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। भाषा विकास का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रमुख साधन लिपि है। नेक्स्ट है भाषा की प्राचीन लिपियाँ कौन कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भाषा की प्राचीन लिपियाँ कौन कौन सी थी। तो इसका आंसर है भारत की प्राचीन लिपियाँ ब्राही और खरोष्टी थी। कौन कौन सी थी? ब्राही और खरोष्टी। नेक्स्ट है व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है? तो व्याकरण के अंतर्गत भाषा के विविध अंग, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है शब्द और पद में मुख्य अंतर बताइए। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण को हम सही रूप से स्पष्ट कर पाते हैं उसको शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अर्थात विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जो पद उसे कहते हैं जिसे वाक्य में हम प्रयोग तो कर रहे हैं पर व्यवहारिक रूप से उसको हम विभक्त कर पा रहे हैं या किसी को हम समझा पा रहे हैं तो उस शब्द को विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उसके अंतर्गत आकार, उच्चारण और वर्गीकरण तथा उनके मेल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास भारत के ब्राही लिपि से हुआ है। अब हमारे हिंदी व्याकरण के दूसरे टॉपिक शब्द शक्ति पर हम बात करते हैं। तो शब्द शक्ति अर्थबोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। यानी अर्थबोध जो किसी शब्द का अर्थ बतलाती हो उसे अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है शब्द की प्रथमा शक्ति जिसे अभिधा को कहा जाता है। शब्द की प्रथमा शक्ति अभिधा को कहा जाता है। नेक्स्ट है वृत्ति या व्यापार शब्द शक्ति को कहते हैं। वृत्ति या व्यापार शब्द शक्ति को कहते हैं। बैल खड़ा है वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट अनिल से सुनील से कहा तुम बैल हो, क्या मैं लक्षणा शब्द शक्ति है? तो अनिल ने अनिल से सुनील से कहा तुम बैल हो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है मुहावरों लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति। यानी मुहावरों लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ जिनका अर्थ ग्रहण किया जाता है उससे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिधा और लक्षणा के अर्थ समर्थ हो जाने पर व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी अभिधा और लक्षणा के अर्थ समर्थ हो जाने पर व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है।
अगर उन दोनों में असमर्थ हो जाने पर व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसके माध्यम से हम शब्द का अर्थ प्राप्त कर सकते हैं या बता सकते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक एवं आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। शाब्दिक और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। इस बुढ़िया को न सताओ ये तो निरी गाय है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का चमत्कार है। यानी उसमें कहा गया है कि इस बुढ़िया को मत सताओ जो एकदम भोली भाली निरी गाय यानी गाय की तरह है। इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का चमत्कार है, उसमें उसका लक्षण बताया गया है कि क्या लक्षण के है। मतलब नेक्स्ट है रूढ़ा लक्षणा तथा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसी रूढ़ि या परंपरा पर आधारित होता है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग परंपरा या रूढ़िवादी परंपराओं के ऊपर आधारित होता है, जिसे रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। तथा जब किसी विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन यानी किसी शब्द में विशेष प्रयोजन का शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे एग्जाम्पल है इंग्लैंड 2 विकेट से हारा, तो ये रूढ़िवादी है, मतलब परंपरा रूढ़ि लक्षण है। जिसमें नेक्स्ट है तू तो निरा गया है, तू तो निरा गधा है, प्रयोजनवती लक्षण है, जिसमें उसका लक्षण बताया गया है प्रयोजनवती में जिसका लक्षण बताया गया है। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। शब्द की जो शक्ति मुख्यार्थ तथा लाक्षणिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। यथा पता है 7 बज गए। यहाँ 7 बज गए का इष्ट अर्थ है बहुत विलंब हो गया। व्यंजना शब्द शक्ति से ही यह अर्थ व्यक्त होता है कि अभिधा या लक्षणा से नहीं है। यानी इसमें यह बताया गया है कि 7 बज गए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत लेट हो गया है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति से ही ये इसका अर्थ व्यक्त हो सकता है, ना कि अभिधा या लक्षणा से। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द शक्ति को प्रकट करने वाली एक पंक्ति उसके सामने लिखिए। व्यंजना और लक्षणा। व्यंजना है सूर्य सिर पर आ गया, यानी सूर्य सिर पर आ गया यानी सूर्य सिर पर आ गया तो बहुत लेट हो चुका है कि सुबह हो गई है। लक्षणा कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं तो उनका लक्षण है कुत्ते भौंकने ही रहते तो उनका लक्षण है कि वो भौंकते ही रहते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब किसी शब्द का मुख्यार्थ न लेकर प्रयोजन से उसका लक्षणार्थ लिया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए अशोक गधा है, शामू सिंह है, यानी उनके लिए उनके लक्षण से ही सही प्रयोजन लिया जाता है। नेक्स्ट है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी जहाँ व्यंग्य किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है, जहाँ व्यंग्य होता है उसको किसी अर्थ या विशेष पर आधारित है उसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए साहब 5 बज गए हैं, यानी उसमें व्यंग्य है कि भाई 5 बज गए हैं, साहब 5 बज गए हैं। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। लक्षणा का बोध कराने वाली शक्ति का लक्षणा शक्ति कहा जाता है। जहाँ वक्ता अपनी वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ भरने की कोशिश करता है तब लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है।
लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो किसी लक्ष्य का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। जब वक्ता अपने वाक्य से हट कर कुछ अन्य अर्थ भरने की कोशिश करता है, यानी कुछ होता है ना कि भाई हम अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी बात को हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं या उस बात को हम किसी को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, तो उसको हम लक्षणा शक्ति कह सकते हैं। तब लक्षणा शक्ति पर आधारित अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए लाल पगड़ी आ रही है, यानी हम कोई मतलब मान लो किसी ने सामान मंगवाया होगा और वो थोड़ा लेट हो गया होगा, तो हम यही तो बोलेंगे कि भाई वो सामान आ रहा है। नेक्स्ट है लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी परे अर्थ ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है तिल भर नैन आगे बढ़ रहे, हाँ वीर हो निश्चय बढ़े। प्रस्तुत वाक्य में निहित शब्द शक्ति का लिखते हुए उक्त शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। यह व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है जिससे परिभाषा है बुद्धि के जिस व्यापार में संदर्भ व्यक्ति एवं स्थिति के अनुसार शब्द की कल्पना आधारित अर्थ निकले तथा जो अभिधेय अर्थ या लक्ष्य से प्रयोग से व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और सभी जिनको नेक्स्ट है अभिधा एवं लक्षणा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभिधा और लक्षणा, अभिधा इससे प्रचलित अर्थ प्रकट होता है और इसमें लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है। अभिधा मूल अर्थ वही रहता है, लक्षणा में मूल अर्थ बाधित होता है, यानी किसी चीज़ से मतलब छोड़ो, इसका तो मेरे को भी नहीं पता। नेक्स्ट वाच्य पर आधारित व्यक्ति होते हैं और लक्षणा में लक्ष्यार्थ पर आधारित उक्ति होती है जो लक्षणों पर आधारित होता है, और अभिधा में वाच्य यानी वाक्य पर आधारित उक्ति होती है। नेक्स्ट है प्रस्तुत वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो वाक्य होते हैं या काव्य होते हैं उनकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जहाँ एक या अनेक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी किसी शब्द में या किसी लाइन में एक या अनेक वर्ण या दो से अधिक बार बार आते हैं, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है शब्दालंकारों में चमत्कार शब्द के कारण होता है। शब्दालंकारों में चमत्कार शब्द के कारण होता है, यानी शब्द अगर नाम में भी पता चल रहा है कि भाई शब्दालंकारों में शब्द का ही चमत्कार होएगा ना। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। वाक्य में अनुप्रास अलंकार होगा, जिसमें एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होगा, यानी एक ही वर्ड एक ही शब्द जिसका बार बार आना हो रहा है उसका मीन्स जो अलग अलग हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है मगन को देखी पट देत बार बार है। वाक्य में शेष अलंकार होगा। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु में समानता
श्रेष्ठता बताई जाए, उसमें किसी में समान क्वालिटी हो या समान कुछ चीज़ हो वो बताई जाए तो उसे उपमान कहते हैं। नेक्स्ट में तो चंद्र खिलौना ले हो रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट संध्या सुंदरी उत्तर रही है, वाक्य में मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट विश्व शक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो विश्व शक्ति का उदाहरण है, नेताजी की संपत्ति कुबेर के समान बड़ी किंतु वह चुनाव में विनम्र ही बने रहे। यानी उनकी जो संपत्ति है वो कुबेर के समान बहुत सारी है, परंतु वो जब चुनावों में खड़े होते हैं तो उनकी संपत्ति भी कम पड़ जाती है। मान लो, कुछ भी मान लो यार, माने तो अपने को। नेक्स्ट है अनुयुक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो अनुयुक्ति अलंकार का उदाहरण स्वार्थ कुत न श्रम वृथा देख विहरक विचारी बाज पराय पानी पेतु पक्षिणु न मारी। नेक्स्ट दृष्टांत अलंकार के लक्षण लिखिए। तो दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो कथनों के प्रतिबिंब भाव होता है। पहले एक बात कहकर फिर उसकी मिलती जुलती बात कही जाती है। जैसे मान लो कि हम लोग पानी के पास में खड़े तो हमारा पानी में भी प्रतिबिंब बन जाता है। उसी के थ्रू पहले एक बात कहकर फिर उसी से मिलती जुलती हम कोई बात कही जाए हम कहते हैं तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है विभावना अलंकार किसे कहते हैं। तो विभावना जहाँ कारण के अभाव में कार्य होने का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना में बिना कारण के कार्य संपन्न होता है। यानी जहाँ किसी का कारण के अभाव में कार्य होने का वर्णन है, किसी का कारण में यानी कोई कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कारण के अभाव होने का कहा जाता है, जिसे विभावना अलंकार कहते हैं। प्रतीप अलंकार के लक्षण। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की श्रेष्ठता दिखाई जाती है। यानी किसी प्रसिद्ध उपमान में यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या मान लो किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई समान क्वालिटी बताई गई है, उसके थ्रू किसी को हम कहते हैं कि यानी किसी को उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान सिद्ध करना या चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की श्रेष्ठता बताई जाती है। नेक्स्ट विभावना अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। विभावना अलंकार का उदाहरण है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर जानती हो नंदित करी यह दशी नंद किशोर। नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है, जो अमूर्त भाव होते हैं उनको चित्रित किया जाता है, अथवा जड़ प्रकृति को सजीव मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए चित्रित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण। काज करे कुछ और है काज करे सरे कुछ और हिमन भवरी के परी नंदी सिरवत मोर। नेक्स्ट व्यतिरिक्त अलंकार के लक्षण। जहाँ उपमान की तुलना में उपमेय में गुणों की अधिकता होने के कारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरिक्त अलंकार होता है। नेक्स्ट अर्थालंकार की प्रमुख विशेषता क्या है। जहाँ काव्य चमत्कार प्रयुक्त शब्द में न होकर उसके अर्थ में होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी किसी वाक्य को हम समझाने के लिए किसी शब्द में न होकर उसके अर्थ में होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। प्रयुक्त शब्द को हटाकर इसका पर्यायवाची शब्द लिखने पर भी चमत्कार बना रहता है। नेक्स्ट प्रतीप अलंकार का एक उदाहरण लिखिए।
प्रतीक अलंकार का उदाहरण है, उसी तपस्या से लंबे ये देवदारू दो चार खड़े। नेक्स्ट है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भय ही ने कति जगत के चतुर चितेरी कूर। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में विशेष शक्ति अलंकार है, यानी से इसमें इसकी विशेष उक्ति बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है, उसका नाम लिखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंज, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त में दृष्टांत अलंकार है, यानी जो एक ही बात को कहकर उससे मिलती जुलती बात कही जाए, उससे मिलती जुलती ही बात कही जाए, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो अलंकार उसका नाम लिखिए। रावण अधमरथ भी अपना, यानी विभावना अलंकार है। इसमें किसी मतलब कार्य के होने का वर्णन के अभाव में बताया गया। नेक्स्ट है, धुंध भी मृदंग तुरीय शांत सब मौन है, में कौन सा अलंकार है? तो वाक्य पंक्ति में मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार है। नेक्स्ट है, साम्यशक्ति अलंकार के लक्षण लिखिए। साम्यशक्ति अलंकार के प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन किए जाने पर विशेषण के साम्य के अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाता है। यानी समशक्ति अलंकार में प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन के किए जाने पर विशेषण के साम्य में अप्रस्तुत वृत्तांत का भी वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परिभाषिक शब्दावली। तो ये सारी याद करना भी ज़रूरी नहीं है, और जिन को भाई इम्पोर्टेंट लगते हैं क्वेश्चंस, तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। इस चीज़ का सब स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जो आपके काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिभाषिक शब्दावली है। तो अंग्रेजी शब्द, उच्चारण, हिंदी रूपांतरण तीनों ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे परिभाषिक शब्दावली है, जैसे एबिलिटी योग्यता हुई, एबिलेशन समाप्ति या अन्य उन्मूलन हुआ, अकाउंट लेखा, बी में देखो बैकलॉग पिछला बकाया, बेल जमानत हुआ, बैकवर्ड टाइबस पिछड़ी जनजातियाँ हुई। जिन को ये शब्दावली समझ आ रही है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ आ रही है वो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लें। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, कांडर स्वर्ग, डी में डाटा आंकड़े हो गया, डेयरी दूधशाला हो गया, डेप्ट ऋण हो गया, ई में एयरमार्क चिन्हित या निश्चित करना हो गया, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था हो गई, फेस वैल्यू अंकित मूल्य हो गया, फेयर स्वच्छ व निष्कपट हो गया, जी में गेट कीपर द्वार रक्षक, गजट राजपत्र, हैबिचुअल आदि, हैंडीकैप विकलांग, आइडेंटिफिकेशन पहचान, आइडेंटिटी पहचान, आइडियालॉजी विचारधारा, जॉब नौकरी, जॉइंट संयुक्त, जज न्यायाधीश, जूनियर कनिष्ठ, की आधारभूत या मूल, कीबोर्ड कुंजी पटल, लेबर श्रम या श्रमिक वर्ग, लेबर डिस्प्यूट श्रम विवाद, लैंडमार्क सीमा चिन्ह, मैनेजर प्रबंधक, मेजोरिटी बहुमत व्यवस्था, मैच्योरिटी परिपक्वता, नेशन राष्ट्र, नेशन एंथम राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगान, नेशनल एंथम राष्ट्रगान ही हो गया, नेचुरल प्रकृति हो गया, ओथ शपथ,
ओबीडियंस आज्ञा पालन, ऑफेंस अपराध, ऑफर नियुक्ति प्रस्ताव, पैक्ट समझौता, पैनल नामिका, क्वालिफिकेशन अहता, क्वालिटी गुण या विशेषता, क्वांटिटी परिणाम, कोरम गण पूर्ति मान लो, रेस दौड़, रैंक पद या श्रेणी, रियलिटी वास्तविकता, रेबेट कटौती या छूट, सैलरी वेतन, सेफ्टी सुरक्षा, साइलोवेज कबाड़, सेक्शन स्वीकृति, टेबुलर सारणीबद्ध, टैक्स कर, टैक्सेबल कर योग्य और टेस्टमेंट यानी वसीयत। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, अल्टीमेट अंतिम या अल्टीमेटम अंतिम चेतावनी, यूनियन संघ, वैकेंसी, रीति, वॉलिड विधिमान्य, वारंट अधिपत्र, वेडिंग छटाई, ईयर बुक वर्ष कोश, ईयर टू ईयर वर्षानुसार और जैथिन चरम सीमा, जोनल आंचलिक। जो निम्न परिभाषित शब्दों में अर्थ है उनके जो परिभाषित शब्दों के अर्थ है ये आप लोग देख सकते हो। जैसे नेक्स्ट थेसिस शोध प्रबंध, अडोप्ट हो गया अपनाना, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, क्वांटिटी है विशेषता। तो आप लोगों को अगर हमारी कुछ ये जानकारी काम आए तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।